आगामी कुछ ही महीने में प्रधानमंत्री की ताजपोशी होने वाली है और हमारा जो प्रधानमंत्री होता है वो इनडायरेक्टली जनता के द्वारा चुना जाता है। पहले जनता सांसद को चुनती है, सांसद के बाद जिस खेमे के ज्यादा सांसद होते हैं वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो बहुत ही जल्द कुछ ही महीनों में प्रधानमंत्री की ताजपोशी होने वाली है। तो हमारे साथ इस वक्त हमीरपुर महोबा थिंदवाड़ी क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अजेंद्र राजपूत जी हैं। इनसे हम वार्ता करेंगे। अजेंद्र जी पेशे से किसान हैं, इनसे बहुत कुछ हमें बचाना है। साथ में हम एक बात आपसे भी कहना चाहते हैं कि जब कैमरा ऑफ होता है तो हम सब बहुत औपचारिक ढंग से, अनौपचारिक ढंग से बात करते हैं, लेकिन जब कैमरा चालू होता है तो हम बहुत ज़्यादा औपचारिक हो जाते हैं। तो हमारी इस इंटरव्यू में ये कोशिश रहेगी कि हम बहुत ज़्यादा औपचारिक ना रहें, अनौपचारिक रहें। जैसी हम आम बोलचाल में बातचीत करते हैं वैसी बातचीत आप तक हो, ताकि आपके जो भविष्य के सांसद होने वाले हैं, उम्मीदवार बहुत सारे हैं, अजेंद्र राजपूत जी भी कतार में हैं, तो कम से कम आपके जो सांसद हैं उन्हें आप अच्छे से जान सकें। तो अजेंद्र राजपूत जी से हम बात करें उससे पहले आपको बता दें कि जब बात होती है बुंदेलखंड की, जब बात होती है हमीरपुर की और जिस समुदाय से, लोधी समुदाय से आते हैं, इसकी बात होती है, तो लल्लू भैया का जरूर जिक्र होता है, जो 2 बार के विधायक रहे हैं महोबा और चरखारी सीट से। तो हम ऐसे किसान पुत्र अजेंद्र राजपूत जी से बात करने वाले हैं, इनके व्यक्तित्व के बारे में जानने वाले हैं। तो अजेंद्र राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता गराज में। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, मैं जब आपसे मिला और अक्सर जब मैंने आपको देखा है, मेरी अगर आपकी छवि आती है तो मुझे ऐसी छवि आती है, कोई व्यक्ति है जो भीड़ में बैठा है, भारतीय किसान यूनियन की टोपियां लगी हैं, उस भीड़ में बैठ के संघर्ष कर रहा है। तो अजेंद्र राजपूत जी कौन है? अगर मैं अजेंद्र राजपूत जी के बारे में जानूं, क्षेत्र की जनता है अजेंद्र राजपूत जी के बारे में जाने, क्योंकि अजेंद्र राजपूत जी अक्सर लोगों को देखते हैं बहुत खामोश दिखते हैं, चुप चुप दिखते हैं। तो आज बता दीजिए जनता को कि अजेंद्र राजपूत जी कौन है, क्या पेशा है अजेंद्र राजपूत जी का और कैसी दिनचर्या रहती है? मैं एक किसान हूँ और सरकार की जो किसानों के प्रति बेदर्दी है, तो मैं क्या खामोश हूँ, वो तो पूरा किसान ही खामोश है। बिल्कुल। तो आजकल जो चल रहे, खासतौर पर अभी जैसे आपने देखा मौसम की मार भी जो है किसान झेल रहे हैं, ओलावृष्टि वगैरह हुई है, तो इस पर क्या आप राय रखते हैं? जैसे आपने अभी से वही बात छेड़ दी है तो आपसे वही सवाल कर लेते हैं कि अभी ओलावृष्टि हुई है, जैसे ओलावृष्टि जो हुई है, किसान पूरी तरह तबाह है। 100% फसलें बिल्कुल नष्ट हो चुकी हैं और जो मुआवजा का जो स्कीम है, अभी तक लेखपालों ने कहीं कोई सर्वे नहीं की। खेतों के हालात ऐसे हैं कि जैसे खेत में हंसिया लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। अब किसान के पास एक ही व्यवसाय है, केवल खेती। उसी के सहारे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा और चिकित्सा, हर चीज है जो किसान की केवल खेती पर ही है। तो अब किसान इतना चिंतित है कि हम करें तो क्या करें। हमारा खाद गया, हमारा बीज गया, जो आसमान छू रही है कीमत, खाद की हो, डीजल की है, और जो अन्ना जानवर हैं इससे तो परेशान थे ही, काफ़ी फसलें नष्ट हो जाती थी। लेकिन ये समय ऊपर वाले ने भी ऐसा किया कि किसान पूरी तरह तबाह हो गया। मेरी समझ में तो प्रकृति भी कहती है कि परिवर्तन लाओ, लेकिन कोई समझे या ना समझे, किसान समझ रहा है कि ऊपर वाला भी रुष्ट है। तो आपका परिवर्तन लाने के लिए आगाह कर रही है किसानों को कि परिवर्तन लाइए। तो आपका कहना है कि इस बार परिवर्तन हो जाएगा? परिवर्तन होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए कि मैं इधर पूछ रहा हूँ आपसे, जो आपके पिताजी रहे हैं, लल्लू भैया नाम से सब लोग उन्हें जानते रहे हैं, तो अक्सर लोग जो होते हैं गांव की, ये कहानियां चलती रहती है कि लल्लू भैया थे और लल्लू भैया का अक्सर ये होता था कि कोई भी फसल होती थी वो उड़ाते थे तो केवल अनाज नीचे गिरता था, भूसा अलग हो जाता था। तो क्या ये सत्यता है? मैं हालांकि इधर पूछ रहा हूँ, मैं पहले भी बता चुका, मुझे आपके व्यक्तित्व के बारे में जानना है। ये हमारे पूज्य बाबा वृंदावन सिंह, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग, हमीरपुर महोबा के लोग सभी जानते हैं। लेकिन उस समय मेरे दादा, जब मैं छोटा था तो दादा की ही गोद में
खेला करता था। और हमारे यहाँ मकर संक्रांति का मेला लगता है, तो जब मेले में हम दादा से कहें कि दादा हमको मेला के लिए पैसे दो, तो वो 98 पैसा दिया करते थे। तो वो दादा बताया करते थे। और गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारा बहुत बड़ा परिवार है, तो परिवार में बहुत ही बुजुर्ग लोग हैं, आज भी हैं, तो वो लोग बताया करते थे कि आपके बाबा पूर्वज वृंदावन सिंह राजपूत जी, उनका इतिहास हमें सुनने को मिला है कि वो जब मजदूरों की छुट्टी हो गई, मजदूर नहीं थे उस समय, मजदूर कैसे थे कि जो खेती में फसल निकलती है उसका तीसरा हिस्सा, जैसे 4 हिस्से बनाए तो 3 किसान का और 1 उन लोगों का, और जो उड़ाने में जो भूसा के साथ कुछ गल्ला चला जाता तो वो भी उन्हीं का होता था। अच्छा। तो उन लोगों ने बताया कि बाबा थे, वो खाना खाने के लिए चले गई लेबर, तो वो हवा चल रही थी, तो भाई उस समय ना तो पंखे थे ना थ्रेसरें थी, कुछ नहीं था, वो हाथ वाला पंखा था। तो कुदरत ने हवा चलाई तो वो बैठे थे, वो खड़े हो गए और उड़ाने लग गए। तो हमारे बाबा की भाभी हैं, 2 भाई थे, एक पूज्य वृंदावन सिंह और एक पूज्य बलदेव सिंह। तो दूसरे दादा हमारे घुड़सवारी से गिर गए थे, तो उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। तो अब वो भाभी हुई वृंदावन बाबा की, तो वो बोली तुम उतर तो आओ, ये जानवर क्या खाएंगे, भूसा ही नहीं आ रहा, बोले उतरो तुम। तो उन्होंने उतार लिया। तो ऐसा हमें पूर्वजों से इस बात में बुजुर्गों से सुनने को मिला है। बिल्कुल। अब अजय जी मैं बात करता हूँ, कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है वो शिक्षा पे ध्यान दे, वो स्वास्थ्य पे ध्यान दे। तो अगर आप सांसद बनते हैं, MP बनते हैं, पार्लियामेंट जाते हैं, तो एजुकेशन में क्या करेंगे आप? खासतौर पर अपना जो स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय है उसको विश्वविद्यालय बनाने की लगातार होड़ चल रही है, लोग बात कर रहे हैं। चंद्रकांता जी उनकी प्रपोत्री हैं, कई दिनों से अनशन पे बैठी रही हैं, तो क्या करें एजुकेशन पे, क्या करेंगे आप, क्या सोचा है आप? हमारा परिवार स्वामी जी का भक्त रहा है, तो आज भी हम लोग स्वामी जी के चरण सेवक हैं, और जनता का आशीर्वाद मुझे मिला तो मैं अपनी पूरी ताकत यूनिवर्सिटी बनाने में अपनी ऊर्जा को नष्ट करूंगा और पूरी ताकत लगा के काम करूंगा। यहाँ पे जनता जो आपको देख रही है कैमरे में, जनता ये और कहती है कि जो नेता होते हैं, नेता तो बदलते रहते हैं, हमारी तस्वीर नहीं बदलती है, नेता आते हैं, जब चुनाव आएंगे तब तो वोट मांगने आएंगे। तो जनता आपसे क्या अलग एक्सपेक्ट करे, क्या जनता सोचे, आप क्या भरोसा देते हैं जनता को कि आप और नेताओं की तरह नहीं होंगे? हालांकि किसान हैं आप, उनके जैसे हैं, फिर भी जनता को क्या आश्वासन देंगे आप? मैं किसान हूं और अन्य नेताओं की तरह मेरे परिवार में ना कभी किसी ने राजनीति की है। हम सब लोग, हमारे पिताजी, चाचा जी, बाबा जी, सभी जनता की सेवा में समर्पित रहे हैं और जनता के सुख दुख में बर वक्त उनके बीच में काम किया है। अगर किसी का जिले का कार्य है या थाने का है या तहसील का है, तो हमारे परिवार ने निस्वार्थ, आज के नेता स्वार्थ की राजनीति करते हैं, हमारे परिवार में आज तक निस्वार्थ सेवा की है। मुझे एक बात और जाननी है, इस बात का बड़ा दुख होता है कि जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो माइनिंग का काम हो, उसमें संलिप्तता होती है, करप्शन जो है हर एक थाने से लेकर हर एक बैंक से लेकर किसानों को लाइन में लगना पड़ता है, अगर लोन लेनी है उन्हें तो उसके लिए पैसा देना है, हर एक काम के लिए पैसा देना पड़ता है। तो क्या जो लोग आपको देख रहे हैं कैमरे के पीछे, जो लोग हैं, वो ये मान लें कि अगर आप सांसद बनते हैं तो अपनी जो सीट है, संसदीय क्षेत्र है, ये समस्या मिट जाएगी करप्शन की, जो बैंकों में होता है, हर जगह होता है? मैं कोशिश पूरी करूंगा। बैंक में, थाने में, जैसे थाने में दलाली चलती है, तो मेरा काम ये रहेगा, अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिला तो दोनों पक्षों को बुला के पहले तो मैं प्रयास करूंगा कि इनका सुलहनामा हो, आपसी समझौता हो जाए।
जिसका जैसा विवाद हो वो एक दूसरे को संतुष्ट करके, जिसमें ना कोई मुकदमा लिखा जाए, ना ही कोई दलाली का पैसा उनका खर्च हो। रहा बैंक का, तो बैंक में तो जो क्षेत्र के और जो छुड़वैया नेता लोग हैं वही अब बैंक में हो चाहे जहाँ हो, वही सब उन्हीं का कारनामा है ये। तो मतलब आप अगर आए तो इन चीजों पर रोकथाम बिल्कुल लगाएंगे बिल्कुल। आप? मैं जनता के प्रति अपना पसीना तो ठीक, अगर जनता के प्रति अगर मेरा खून भी की भी जरूरत पड़ेगा तो मैं खून देने के लिए भी तैयार तो रहूंगा। अजय जी, एक बात और है, पुष्पेंद्र चंदेल जो हैं, जो यहाँ पर 2 बार सांसद रहे हैं, फिर से प्रत्याशी के रूप में आए हैं, जी। धन बल भी है, सत्ता भी है, तो आप कैसे, जो ऑडियंस आपको देख रही है, जो आपके वोटर्स आपको देख रहे हैं, जी जी। क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे उनसे आप बेहतर है? क्योंकि अक्सर जब हम लोग जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, एक सवाल मैं कह रहा हूं कि अक्सर सांसद जी के बारे में लोग कहते हैं, ये शिकायत रहती है लोगों की कि सांसद जी दिखते नहीं है। तो आप क्या कहेंगे सांसद जी के बारे में, आपका क्या कहना है, और आप कहाँ देखते हैं उनके कंपैरिजन में आप खुद को? देखिए, सांसद जी को लगातार ये दूसरा कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। आज भी बॉर्डर के किनारे के जो ग्राम पंचायतें हैं, जैसे मैं अभी एक पीडीए की मीटिंग थी कैथी में, सुमेरपुर के आगे, तो वहाँ ये हालात है सड़कों की कि अगर कोई महिला गर्भवती हो और उस, भाई देहातों में साधन तो वैसे कुछ है नहीं ट्रैक्टर के अलावा किसानों के पास, अगर गर्भवती है महिला तो उसका अस्पताल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। और महोबा जिला हो या हमीरपुर जिला हो, यहाँ अच्छे अस्पताल नहीं हैं, यहाँ तो केवल रेफर सेंटर हैं। उन्होंने टेंशन लगाया, पट्टी बांधी, उन्हें चले जाओ, कानपुर जाओ, झांसी जाओ, ये है। और आप सबका, जनता का सहयोग रहेगा तो पहले मैं शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दूंगा। तो आपका कहना है कि स्वामी ब्रह्मानंद जो महाविद्यालय, अगर आप सांसद बनते हैं जी, तो बहुत जल्द वो विश्वविद्यालय जी 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 बनेगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी भी जब यहाँ पर आए थे तो जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी बोल के गए थे कि अगर हमारी 22 में सरकार बनती है तो सर्वप्रथम मैं विश्वविद्यालय बनवाने का कार्य। अच्छा, एक बात और मुझे और बताइए, जब आपका टिकट हुआ, अभी फाइनल हुआ, जी। तो अखिलेश जी ने क्या कहा आपके कान में, क्या कह के भेजा है, क्या मंत्र दिया है अखिलेश जी ने आपको? देखिए, मैं तो माननीय जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा कि जिन्होंने मुझे इतनी बारीकी से आकलन किया है कि मैं एक किसान हूँ, मेरे पास कोई ऐसा व्यापार नहीं है खेती के अलावा, और समाज से जुड़ा हूँ। ये सारी रिपोर्टिंगें लेकर के उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और हमीरपुर महोबा की जनता पर भी विश्वास किया। पिछली बार क्या कमी रह गई थी, क्या हुआ था विधानसभा चुनाव में? आपकी दावेदारी पक्की मानी जा रही थी, जनता भी आपका नाम बार बार जोरों से पुकार रही थी, क्या वजह रह गई थी? क्या उसी भरपाई को पूरा करने के लिए अखिलेश जी ने ये आपको टिकट दिया है? इस पर क्या सोचते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हो माननीय जी की उसमें जो 22 में मेरा टिकट कटा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उसमें कोई इंटरफियर नहीं है, कोई गलती नहीं है। हो सकता है मुझ में ही कोई कमी रह गई हो, तो उस वजह से। अब बताइए, जो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। विधायकी थी, अब आप सांसदी का टिकट लेके आए हैं, हो सकता है जनता का आशीर्वाद आपके साथ रहा। साथ में जनता से एक और अपील मैं करना चाहूंगा कि जो भी उम्मीदवार, भले ही समाजवादी पार्टी से अजेंद्र राजपूत जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार हों, अलग अलग पार्टियों से जो उम्मीदवार हों, आप उम्मीदवारों को परखें, क्योंकि आपका जो वोट होता है 5 साल के लिए आप किसी को चुन लेते हैं, बाद में रोते रहते हैं। तो अभी आपके पास मौका होता है, तो एक अच्छे जनप्रतिनिधि को आप चुनें, पहले परख लें, उस व्यक्ति के बारे में जान लें। आप अगर अपने लड़के की शादी करते हैं तो भी कई जगह देखने जाते हैं लड़कियां,
और कोई सामान खरीदते हैं तो कई दुकानों पर जाते हैं, फिर आप अपने सांसद को चुन रहे हैं, वो भी 5 साल के लिए चुन रहे हैं, तो आप ध्यान दें अपने जो सांसदी के उम्मीदवार हैं उनको अच्छे से परख लें। हम भी जनता का राज पर इंटरव्यू करते रहेंगे, आपके और सवाल हो तो दोबारा राजेंद्र राजपूत जी का समय लेके हम आपसे आपके सवालों को इनसे पूछेंगे। अभी भी हमारे बहुत से सवाल हैं जो हम राजपूत जी से पूछेंगे। अच्छा, आपने हेल्थ की बात करी, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, खासतौर पर जो पेपर वगैरह होते, कोई भी एग्जाम हो, चाहे भी ARO का हुआ या पुलिस वाला यूपी पुलिस का हुआ, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पेपर लीक हुए। तो क्या अगर आप सांसद बनते हैं तो संसद में ये बातें उठाते रहेंगे? हालांकि कानून भी बनते फिर भी कुछ होता नहीं है ज़मीन पर, तो आप क्या सोचते हैं और ज़मीन पर क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, अगर हमारी PDA की सरकार बनती है तो उनके कार्यकाल में कभी पेपर लीक नहीं होंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक अनदेखी कह ले या षड्यंत्र कह ले कि अभ्यर्थियों से इस प्रकार से गवर्नमेंट में धन इकट्ठा हो जाता है। तो ये आज तक मुझे तो यही समझ में आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक एक भी इंटरव्यू सही सुचारू रूप से नहीं कराए हैं। हर बार वैकेंसी निकालते हैं और आवेदन लेते हैं और बाद में बोल देते हैं कि पेपर लीक हो गया। आज तक किसी को रोजगार नहीं मिला, युवा वर्ग बहुत परेशान है। मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा तलिए हैं, तो ये एक ग्रेजुएशन किए बच्चा, लड़का भाई, क्या वो समोसा तलेगा? है? अरे जो जिसकी जैसी शिक्षा है उस शिक्षा के हिसाब से उनको नौकरियां मिले, रोजगार मिले। तो आज ये जो पब्लिक यहाँ पलायन कर रही है, दिल्ली गुजरात जा रही है, कानपुर जा रही है, कई जगह जा रही है। अब तो मुझे कुछ सुनने को मिला कि भारत का बेरोजगार विदेशों में भी जाने लगा। तो ये सब सरकार की विफलताएं हैं। सरकार तो बड़े को बड़ा कर रही है, छोटे को गिरा रही है। बिल्कुल, इजराइल रूस में जिस तरीके से लोगों को भेजा गया। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, आपकी शांति का राज क्या है? आप हमेशा काम दिखते हैं, शांत दिखते हैं, और क्या खेती किसानी, जब आप खुद को किसान कहते हैं तो क्या बुवाई से लेके सब चीजें ये आप कर पाते हैं? किसानी करते हैं आप? मुझे हर चीज का अनुभव है। मैं अपने हाथ से मैंने जुताई भी की। अच्छा। मैं 12 साल की उम्र का था, मुझे ट्रैक्टर चलाने का बहुत शौक था। अच्छा। तो मैंने अपने ही ट्रैक्टर से अपनी खेती की। ड्राइवर को हमने कि तुम अच्छा थक गए होगे, तुम छाया में लेटो, खाना खाओ, मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ। तो मुझे हर चीज़ का अनुभव है कि कब जुताई करनी है, कैसी जुताई करनी है, और कौन सा बीज कितना बोना है, कितने गहराई में बोना है, कितने ऊपर बोना है, और खाद है तो कितने मात्रा में डालना है, कब पानी चाहिए। और थ्रेसिंग तो मैं खुद उसी थ्रेसिंग वाले ट्रैक्टर पर बैठ करके थ्रेसिंग करवाता हूँ। किसानों के दर्द को भी फिर बहुत अच्छे से समझते होंगे आप। जब माननीय दर्द है जब माननीय जी ने मुझे लोकसभा प्रभारी बनाया, तब भी मैं मसूर की थ्रेसिंग करा रहा था। क्या बात है। तब मुझे सूचना आई कि कोई डाक आई है। अच्छा। कोई लेटर आया कार्यालय से? मैंने कि नहीं भाई साहब, मेरे पास कोई नहीं। अरे तो बोले व्हाट्सएप चेक करिए। अच्छा। तो उसी ट्रैक्टर पर बैठे बैठे मैंने व्हाट्सएप चेक किया, तो उसमें लोकसभा प्रभारी का लेटर पड़ा। तो बताइए, ऐसे आपके सांसदी के उम्मीदवार हैं कि जब इन्हें पता चला कि सांसदी का टिकट हो गया तब ये ट्रैक्टर पर बैठे हुए थे। कमाल है। तो अच्छा, समस्या क्या क्या किसानों को, जब आपने इतनी बारीकी से खेती किसानी करी है जी, तो आपको ये भी पता होगा कि जो किसानों की जमीनी समस्या वो क्या क्या है, और उन पर जमीनी काम क्या क्या होना चाहिए? देखिए, जमीनी समस्या किसान के पास 100 में 100% ही समस्या है। उसके पास केवल खेती है, ना उसके पास बीज है, ना उसके पास खाद है, और ना उसके पास लागत है। लागत के लिए बैंक से किसान कार्ड बनवाती है तो उसमें बिचौलिया चाहिए, उसमें दलाली में पैसा जाता है। और अब तो जैसे किसानों ने ये ग्रीन कार्ड बनवा करके खाद ली और डीजल लिया। डीजल इतना महंगा है कि किसान के, अब जैसे मोदी जी कहते हैं कि किसान सम्मान निधि, अब किसान सम्मान निधि वो किसान के 10 बीघे में डीजल एक ही बार में
उसकी पूरी जमीन की जुताई नहीं हो पाएगी, वो सम्मान निधि खत्म हो जाएगी। तो सम्मान निधि किसान की इतनी होनी चाहिए कि कम से कम उस किसान को एहसास तो हो, उस किसान को एहसास हो कि हमें जो सम्मान निधि मिली है तो हमारा इतना भार घट गया। अब सम्मान खर्च है लाखों के और सम्मान निधि में मिल रहा 1000 रुपए 2000 रुपए है, तो वो किस काम के हैं? ऐसी सम्मान निधि उस किसान को ना ही मिले तो अच्छी है। ये तो किसानों को एक प्रलोभन दिया जा रहा है कि जैसे गरीब लोगों को 5 किलो गल्ला, किसानों को सम्मान निधि, तो ये क्या है? ये प्रलोभन है, प्रलोभन है। एक मैंने पिक्चर देखी थी तो उसमें अमरीश पुरी और एक उसके साइड में कोई साइड वाला, वो सरदार बने थे अमरीश पुरी, और एक उनका सरदार के नीचे जो भी होता हो फेसबुक पे बड़ा वायरल। हाँ, उसमें जनता को खाना खिला रहे थे। तो उसने कहा सरदार पहले अंगूठा तो लगवा लो। बोले नहीं, अभी नहीं, पहले इनको हराम की खाने की आदत पड़ जाने दो। तो वही हाल हो रहा है किसान के साथ। तो ये देखिए आपके सांसद जी हैं जो मोदी जी की जो एक योजना है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं और सांसद जी किसानों के दर्द को भी समझ रहे हैं। अच्छा, एक और आपसे बात कर रहा हूं, हालांकि सांसद ही उम्मीदवार है, इस वजह से बार बार सांसद कह रहा हूं मैं। अब चुनना आपके ऊपर है, आप किसे वोट देके जिताते हैं। बस ये अपील बार बार रहेगी कि एक अच्छा उम्मीदवार जिताएं आप, ताकि आपके काम अच्छे से होते रहे। अपने यहाँ माइनिंग की बड़ी समस्या है, तो आपने कभी इस तरफ सोचा है कि ये कैसे कंट्रोल हो? क्योंकि कोई भी सरकार हो, आपकी सरकार पे बहुत बड़े आरोप लगते हैं कि माइनिंग की आपकी सरकार जब आती है तो खासतौर पर जो विपक्ष होता है वो हमेशा जब भी माइनिंग की बात होती है तो समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ा आरोपी बनाते हैं कि सबसे ज्यादा खनन तो इनकी सरकार में हुआ है। तो इस पर क्या कहना है आपका? देखो, समाजवादी पार्टी में इतना अन्याय कभी नहीं हुआ, ना ऐसा कोई खनन हुआ। हाँ, मैं मानता हूँ कि जैसे मैं नदी के किनारे के गांव का निवासी हूँ, मेरा मकान बन रहा है तो मुझे भी जो 2 ट्राली बालू की आवश्यकता है, तो मैं अपने घर के लिए अपनी बालू लेके आया। और समाजवादी पर तो ये आरोप बर वक्त लगाए जा रहे हैं कि वो फलाने का राज, वो ढिकाने का राज, बड़ा अन्यायी है, वो ढिकाना है। समाजवादी पार्टी ने कभी कोई अवैध कार्य नहीं किए। अवैध कार्य और खनन सबसे ज़्यादा आज के समय में हो रहा है, जिसमें एक क्रैशर व्यापारी की भी हत्या हो चुकी है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के उसमें खनन पर कोई विशेष देखरेख नहीं है। जो जिसका आज हमारे यहाँ जो निजी भूमि के पट्टे हैं, हमारे लोकल का एक भी व्यक्ति उसका पट्टा धारक नहीं है। सभी पट्टा धारक कोई लखनऊ से है, कोई कहीं गुजरात से है, कहीं कहीं से है। अच्छा, सब बाहर के लोग जो टेंडर भी दिए गए हैं, हाँ, वो यहाँ लोकल लोगों को ना देके बाहर के लोग हैं। अगर वो टेंडर हमारे क्षेत्र वालों को मिल जाता तो 2 वक्त की रोटी उनकी भी तो चलती, वो भी रोजगार से होते। क्या हमारे बुंदेलखंड में किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि जो 5 एकड़ का पट्टा करा ले? सबके पास पैसा है, लेकिन ये नीतियां कुछ ऐसी हैं कि यहाँ क्षेत्र वालों को उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। कोई मंत्री जी का खास है, कोई किसी का खास है, उन्हें खासम खास वालों को होता है। बिल्कुल। तो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हैं, फिर इंदिरा गांधी जी रहे हैं, फिर मोरारजी देसाई रहे हैं। उसके बाद बहुत लंबी फेहरिस्त है। फिर 2014 में मोदी जी जीते, फिर 2019 में भी मोदी जी जीते, और फिर से उनका नारा है कि इस बार 400 पार जाएंगे। तो सांसद जी, क्या 400 पार आप अड़ंगा लगा पाएंगे अपनी बुंदेलखंडी भाषा में कहें तो? मेरा मुंह है, मैं तो 500 का 5000 पार बोल दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये 50 पार हो जाएं तो बहुत है। ये सब इनके कार्यकाल में सब कागज के घोड़े दौड़े हैं, कहीं कोई विकास हुआ नहीं है। पुराने पत्थर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के उखाड़े गए और इन्होंने अपने कार्यकाल के पत्थर लगाए। ये कार्य हुआ है पूरी 10 वर्ष। और जो समाजवादी पार्टी के अधूरे कार्य पड़े हैं वो आज भी अधूरे पड़े हुए हैं।
मुझे एक बात और बताइए, कहीं ना कहीं तो आपको ये भी लगता होगा कि अभी जो चुनाव हुए, इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें दोबारा से समाजवादी पार्टी नहीं लौट पाई है, तो कुछ ना कुछ कारण तो रहे होंगे, कुछ ना कुछ गलतियां रही होंगी। तो क्या आगे वो गलतियां पार्टी द्वारा दोहराई जाएंगी, नहीं दोहराई जाएंगी, या एक उम्मीदवार के तौर पे आप सांसद बनते हैं तो क्या जनता को आश्वस्त करते हैं आप कि क्षेत्र का विकास होगा, जनता का विकास होगा? देखिए, अगर हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो भी एक किसान हैं, किसान के बेटे हैं और किसानों के दुख दर्द को समझते हैं, और विकास जो आज दिखाई दे रहा है वो हमारे समाजवादी कार्यकाल का ही है। बाकी तो जो है सो बिल्कुल। अजय जी, एक बात और है, आप क्षेत्र में भ्रमण किया होगा, आपने घूमा होगा, विधानसभा के दौरान घूमे होंगे आप जी, तो आपने हर गांव में एक बेसिक समस्या देखी होगी या कुछ समस्याएं देखी होंगी, तो उनका आप जिक्र करना चाहें या उनके बारे में आपके मन में कुछ हो, कुछ एजेंडा हो आपके, कुछ मुद्दे हो कि हाँ मैं अगर बनता हूं तो बाकी चीजों का विकास तो करूंगा, जो अपनी हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट है और एजुकेशन है, उसके अलावा भी आपने गांव में कुछ देखा हो कि हाँ इस तरफ अगर मैं सांसद बन जाता हूं, ये जिम्मेदारी मुझे मिलती तो इस चीज पे खास गौर करूंगा मैं। देखिए भाई, मैं तो पहले मैं शिक्षा पर विशेष गौर करूंगा ताकि हमारी समाज शिक्षित हो, और शिक्षा के जब शिक्षित होगा तो अवश्य कि वो कहीं ना कहीं उसको जॉब मिलेगा ही मिलेगा, और ये मजदूरों वाली समस्या भी घटेगी, रोजगार भी बढ़ेगा। और दूसरी जो समस्या है हमारे यहाँ स्वास्थ्य की, तो अगर हमारी लोकसभा हमीरपुर महोबा की जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा तो ये जो रेफर सेंटर बना हुआ है हमीरपुर महोबा, इसको ख़त्म कराने के लिए मैं मेडिकल कॉलेज की भी, जो हमारे माननीय जी ने भी बोला था, और उन्हीं के आदेशों का पालन मैं भी करूँगा। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमेशा कोई भी थोड़ा इश्यू हो जाता है तो सीधे झांसी रेफर कर दिया जाता है। और जनता से कुछ खास अपील करना चाहें आप, खास संदेश अपना देना चाहें? ये जो महंगाई है, इस महंगाई को भी हमारी पीडीए सरकार इसको कंट्रोल में लाएगी, सभी को रोजगार देने का कार्य होगा, और जो मजदूर वर्ग है उसको भी दिल्ली गुजरात जाने का काम नहीं होगा। हमारी सरकार, समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी, इसने हजारों मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट लगाए हैं ताकि हमारा प्रदेश रोशनी से जगमगाता रहे, और एक प्लांट में कम से कम 100 व्यक्तियों को रोजगार भी मिलता है। तो वो जगह जगह जहाँ जैसी क्षेत्र है बेरोजगारी का, वहाँ उन्होंने सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का काम किया है और रोजगार भी मिला है। और मैं एक पत्रकार होने के नाते आपसे एक और अपील करना चाहूंगा कि अगर आप सांसद बनते हैं, क्योंकि जो एक किताब होती है हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है, तो अगर आप सांसद बने और कुछ लाइब्रेरी, भले ही वो 2-4 गांव के बीच में एक हो, अगर वो खुल सके, अगर ये प्रयास आप कर सके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर लाइब्रेरी 5 गांव में के बीच में भी एक लाइब्रेरी होती है तो उसमें पढ़ के अगर एक बच्चा भी अगर कहीं अच्छी जगह पहुंच जाता है तो वो सफल हो जाता है। तो एक पत्रकार होने के नाते एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि अगर आप बनते हैं नहीं, आपकी रिक्वेस्ट है जो मुझे स्वीकार है। अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिला तो पहले देखिए लाइब्रेरी वहाँ होनी चाहिए जहाँ शिक्षित समाज हो, तो पहले शिक्षा, और शिक्षा के साथ साथ ही लाइब्रेरी। भाई जब अशिक्षित पंचायतें होगी तो लाइब्रेरी का क्या होता है वहाँ, तो पहले शिक्षा, और शिक्षा के साथ साथ वहीं पर मैं लाइब्रेरी खोल ले। अच्छा, रात के लोग अक्सर मांग करते हैं, अभी भी जो क्राउड में बैठे लोग हैं उन्होंने जिक्र किया, तो इस पर क्या सोचते हैं आप? जो रेलवे है, जो भारतीय जनता पार्टी बार बार वादा करती है, अमित शाह भी आके वादा कर गए, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये किसान, बुंदेलखंड एक किसान क्षेत्र है, और किसान क्षेत्र, किसानों ने नेताओं को उनके स्वागत में, सम्मान में फूल मालाएं पहनाई। फूल मालाएं पहनाने का किसानों को जवाब मिला किलों से, और ट्रेन का आश्वासन है जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लोग हैं वो केवल आश्वासन दे जाते हैं, धरातल पर काम नहीं हुआ। स्वामी जी
जब सांसद थे तब शायद मैं बहुत छोटा, उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन स्वामी जी की समाधि पर आज भी धरना जारी है। तो वहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं कि स्वामी जी ने समाज के लिए बहुत योगदान दिया, और इनको जब ये सांसद थे तो स्वामी जी ने खुद अपनी एक समस्या रखी थी कि मुझे कोई विभाग दे रहे हैं तो मुझे रेल विभाग दे दें, ताकि मैं अपने बुंदेलखंड के साथ साथ, वो तो स्वामी जी ने पूरा विश्व का भ्रमण किया है, पैदल भ्रमण किया है, और उनको सारी समस्या मालूम है कि कहाँ कहाँ आने जाने में पब्लिक को परेशानी हो रही है, ताकि मुझे वो जिम्मेदारी दे दें ताकि मैं जहाँ साधनों की कमी है तो मैं वहाँ पर रेल भेजने का कार्य करूँगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी कुछ जनता से कन्वे करना है आपको, खास संदेश भेजना हो, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवाएं हैं, बच्चे हैं जो देख रहे हैं, खासतौर पे वोटर है 18 साल से जो ऊपर है, अगर और कुछ आप कहना चाहते हो? मेरी तो बुजुर्गों से, युवा भाइयों से, यही माताओं बहनों से यही अपील है कि वोट आपको देना ही देना है। वोट के साथ साथ आप अपने बच्चों का भविष्य को देख करके, ऐसा ना हो कि आज भी बेरोजगार हैं, संविधान चेंज हो रहा है तो कल के दिन वही पुराना शासन आ जाए सन 47 वाला। तो इन चीज़ों को बड़ी गंभीरता से सोच करके, समझ करके बच्चों के भविष्य के लिए ही मतदान करें। चलिए, तो आप सब जनता का राज देख रहे थे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के हमीरपुर महोबा तिंदवारी लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के अजेंद्र राजपूत जी थे, जिनसे हमने वार्ता की। और हाँ, एक चीज और है, अगर आपको लगता है कि आपके कुछ और सवाल हैं जो हमें अजेंद्र राजपूत जी से पूछने चाहिए, कायदे से पूछने चाहिए, कायदे से पूछे जाएंगे, तो आप हम तक सवाल भी भेजिएगा। इंटरव्यू कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमें अगला इंटरव्यू किसका करना चाहिए ये भी जरूर बताइएगा। और पुनः आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप जिस चीज के लिए लड़ रहे हो उसमें सफल हो। तो आप सब जनता का राज देख रहे थे, सब जनता का आशीर्वाद है, और हमीरपुर महोबा जनता का हमारे परिवार पर बर वक्त आशीर्वाद रहा है। और आज भी मैं इस जनता को, अपने पिता तुल्य बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं और उनका आशीर्वाद मांगने चलिए, का। मेरा आखिरी सवाल और है, आपने ये बात कही है तो मैं एक सवाल और आपसे पूछ लेता हूं। आप लोधी जाति से आते हैं, लोधी जाति इस सीट में एक मायने रखती है, तो क्या आपको लगता है कि लोधी जो समुदाय है वो आपके पक्ष में आएगा, आपके पक्ष में आकर वोट करेगा? क्या लगता है आपको, इस बात पर क्या सोचते हैं आप? क्योंकि आपका परिवार रहा है लल्लू भैया का, लोधी समुदाय में एक अच्छा नाम रहा है, अच्छी साख रही है, लोगों का झुकाव भी रहा, तो क्या लगता है इस पर आपको? मुझे तो अपनी समाज पर, समाज के साथ साथ बुंदेलखंड की सर्व समाज पर भरोसा है कि मेरा सहयोग करेंगी और मुझे आशीर्वाद के रूप में अपना मतदान भी करेंगे। बढ़िया, तो मतदान जरूर करिएगा, और जनता का राज भी हमेशा देखते रहिएगा। हम देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। धन्यवाद।